नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्वेश्चन टैग का एक बहुत ही अच्छा बेस और उसके 2 पॉइंट भी हमने कर लिए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान रखेंगे कि जो चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी हैं उन्हीं पर बेस्ड नए नए पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे आज हम। क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग्स के अंदर जो लास्ट पॉइंट हमने सीखा था, फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें क्या किया था? फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि एमेंट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। एमेंट जो है वो एक गलत एक्सप्रेशन है, यानी उसका यूज हम क्वेश्चन टैग बनाने में नहीं करेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो क्वेश्चन टैग के एरिया में आंट का यूज करेंगे। ये सही एक्सप्रेशन है, एमेंट गलत है। दूसरा हमने सीखा था कि जब आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर फ्यूचर में कोई भी हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में या उसके बाद में, चाहे आप विल लगाएं चाहे आप शैल का यूज करें, दोनों ही परफेक्टली राइट आते हैं। हालांकि फर्स्ट पर्सन की बात करूं आई या वी की, तो शैल नॉर्मली हम यूज करते हैं जनरलाइज सेंस में। हाँ, अगर सेंटेंस से किसी प्रॉमिस का पता चले, ज्यादा चांसेस का पता चले, मोर चांसेस, या फिर अफर्मनेस का पता चले, संभावनाएं ज्यादा हों, या फिर कोई किसी को थ्रेट दे, वार्निंग दे, ऐसे केसेस में सेंस नॉर्मल नहीं रह जाती, तो वहां आई और वी के साथ आप शैल ना लगा करके विल लगा देते हैं। ऐसा ही सेकंड पर्सन जैसे यू है, या थर्ड पर्सन जैसे दे, ही, शी, इट है, या कोई नेम्स हैं सिंगुलर और प्लूरल, उनके साथ जनरल सेंस में आप विल का यूज करते हैं। वहीं अगर अदर सब्जेक्ट्स के साथ आई और वी को छोड़ करके जो सब्जेक्ट्स बच गए उनके साथ अगर सेंस नॉर्मल से हटके है, प्रॉमिस है, वार्निंग है, थ्रेट है, या मोर चांसेस आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो फिर उनके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ आप शैल का यूज करते हैं। तो ये एक जनरल बात थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। यहां हमने सीखा था कि अगर पहले विल या शैल की बात हो और बाद में आई या वी आए और इनके पहले यूज करना हो विल या शैल का ऑप्शन हो, तो आई और वी के पहले सिर्फ शैल आ सकता है, विल नहीं आ सकता। ये एक पॉइंट था जो हमने सीखा था। वैसे ही अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनसे पहले की बात करी जाए, अदर सब्जेक्ट जैसे कि यू या ही या शी या इट या दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन, इनके पहले अगर आप यूज करेंगे तो सिर्फ विल आ सकता है। विल यू, विल ही, विल शी, विल इट, विल दे, विल द प्लेयर्स, विल वन चाइल्ड, विल अ चाइल्ड, ऐसे शैल नहीं आ सकता। ये हमने ऑलरेडी सीखा था पॉइंट। आज हम बात करेंगे इससे आगे के पॉइंट्स की। तो सबसे पहले आ जाता है थर्ड पॉइंट क्वेश्चन टैग का, जिसमें हम सीखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन टैग। देखिएगा, तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग्स की जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स। फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन टैग्स की हम बात करेंगे जो सब्जेक्टिव नहीं रहे। अभी तक तो हम हेल्पिंग वर्ब उठा रहे थे सेंटेंस से, हेल्पिंग वर्ब का यूज क्वेश्चन टैग में हो रहा था, सब्जेक्ट भी वहीं से उठ रहा था। अब ये फिक्स्ड वाले हैं, इन पे ना तो वो बात लागू होती है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही बनेगा, नहीं, वो बात भी लागू नहीं होती। तो ये जो पॉइंट हमारा रहेगा, ये थर्ड वन है और इसका अपना नाम है फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स। फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स आप बेसिकली बनाते हैं ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस का जो इंपेरेटिव है। अब इंपेरेटिव क्या है? अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, तो इंपेरेटिव क्या है तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन टैग्स ऑफ imperative sentences, ये हुआ यहां तक का हमारा पॉइंट कंप्लीट। फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स किसके होंगे? जब सेंटेंस इंपेरेटिव्स होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है तो सबसे पहले समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे। देखिएगा,
वे वाक्य वे वाक्य जिनका सब्जेक्ट हमेशा वे वाक्य जिनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यू होता है। एक तो ये बात हुई। वे वाक्य जिनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर वे वाक्य जिनकी शुरुआत या जिनकी स्टार्टिंग वे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग VERB वर्ब की जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वे वाक्य जिनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, या दूसरी पहचान वे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाए। ये दो ही पहचान है किसकी? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। हम समझ रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिनका सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है? यू, कोई और नहीं होता। और वे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करी जाए, मतलब सब्जेक्ट तो यू है लेकिन वो लिखा या बोला या पढ़ा नहीं जाता, वो आता ही नहीं, ना सेंटेंस के शुरू में आता ना लास्ट में, वो आता ही नहीं, बल्कि वाक्य की शुरुआत की जाती है किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो अगर कोई सेंटेंस है जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, तो चांसेस हैं कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरे शब्दों में, दूसरी बात, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट तो यू ही है लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा सेंटेंस में, ना बोलने में ना लिखने में, तो ये भी चांसेस है कि वो जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है। तो हम फिक्स्ड क्वेश्चन टैग सीख रहे थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन टैग सीख रहे थे जो फिक्स्ड हैं, हमेशा ही वही बनेंगे, बदलेंगे ही नहीं। और वो किस में होते हैं? क्वेश्चन टैग जो फिक्स वाले वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बेस पर दिए गए। अगर कोई सेंटेंस सिंपल है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव यानी सिंपल क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर सेंटेंस ना नेगेटिव ना सिंपल, वो इंपेरेटिव अगर सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होंगे? फिक्स। वो क्या है वो भी सीखेंगे, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। तो उसकी पहचान है ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट हमेशा क्या है? यू है, जो फिक्स है। और दूसरी पहचान जिसके शुरू में यू भी नहीं आ रहा, क्योंकि छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। यह भी ध्यान रखिए, जो हिडन है वे वाक्य जिनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो हिडन है, छिपा हुआ है, और शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान या आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं आप इसे, कि होती क्या, पहचाने कैसे। अब इनके जो क्वेश्चन टैग होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन टैग होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो दो ही होते हैं। वो क्या होते हैं? नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। तो जो फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स हैं वो क्या है? नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन है विल यू, नंबर टू है वॉन्ट यू। ठीक है, ये दो ही हैं जो फिक्स्ड क्वेश्चन टैग्स की कैटेगरी में आते हैं, और वो भी कब? जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो। अब इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर बेसिक पर आएंगे। देखिएगा, सेंटेंस है बहुत ही सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, गो देयर, वहां जाइए या वहां जाओ। तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा विल यू, या फिर वॉन्ट यू। अब या फिर से क्या मतलब है? मैं एक आंसर क्यों नहीं बता रहा हूं? विल यू और वॉन्ट यू दोनों लिख दे, क्योंकि दोनों ही आंसर है। ये कैसे पता लगेगा? देखिए, मान लीजिए यही सेंटेंस आपको दे दिया एग्जाम में, गो देयर और कॉमा लगाया, और यहां पर दे दिया आपको डैश, और डैश के लिए ऑप्शंस आ गए आपके पास। विल यू आंसर है, वॉन्ट दे आंसर है,
वॉन्ट ही आंसर है और विल आई आंसर है। ये देखिए, तो इनमें से आंसर वॉन्ट दे नहीं है, वॉन्ट ही नहीं है, विल आई नहीं है। या तो ऑप्शन में दिया जाएगा विल यू या दिया जाएगा वॉन्ट यू, दोनों में से कोई भी एक ही दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया गो क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से हो या जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हो जो कि छिपा हुआ हो, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग दो बन सकते हैं, एक है विल यू, दूसरा है वोंट यू। जो अवेलेबल है दोनों में से कोई एक ही अवेलेबल होता है, तो जो अवेलेबल है वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां आंसर क्या बन जाएगा, विल यू। एक और चीज याद रखनी, यहां पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो अगर मान लीजिए इन्हीं चार ऑप्शन में कोई, मान लीजिए यही होता, दे की जगह इसी को वोंट यू लिख दिया जाता और ये होता, अब ये आंसर नहीं बन सकता था। अभी तो मैं बता रहा हूं या तो वोंट यू आंसर या विल यू दोनों ही होंगे और दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा, दोनों ही नहीं दिए जा सकते, एक ही दिया जाता है। तो ये आंसर तब भी क्यों बनेगा, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ये क्या कंटेन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसे मैं आंसर मानूंगा तो डबल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसलिए भी ये आंसर नहीं है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कोई ऑप्शन आ गए जिनमें विल यू और वॉन्ट यू दोनों दिए गए हैं। तो विल यू और वॉन्ट यू अगर दोनों दिए जाएं फिर कैसे करना है उसको भी समझ लेते हैं। तो एक बेसिक के रूप में जो हमें समझना था, मेरे ख्याल से आपको यहां आइडिया अच्छा खासा हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, हेल्प अस आउट। अब ये सेंटेंस है और यहां आपको मान लीजिए डैश दे दिया गया, डैश के लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है विल यू, ऑप्शन नंबर 2 विल यू, ऑप्शन नंबर 3 वॉन्ट यू, ऑप्शन नंबर 4 वॉन्ट दे। अब ये चार ऑप्शन आपके पास है, तो क्या हो सकता है आंसर, विल यू, ये भी विल यू है। फर्क क्या है दोनों में, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहां ऑलरेडी ही क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इसका मतलब दो दो क्वेश्चन मार्क तो आएंगे नहीं, तो आंसर क्या बना, सेकंड। ये आंसर नहीं है और बाकी के भी आपको पता है कि आंसर नहीं है। अब अगर मैं इसी को दूसरे ऑप्शन से थोड़ा सा कंपेयर करूं, मान लीजिए ऑप्शन विल यू है, ऑप्शन ये वाला विल यू बिना क्वेश्चन मार्क के है, और ये अगर यहां थोड़ा चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज कर दिया जाए, पहले इसको समझ लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। हेल्प अस आउट, हेल्प एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाक्य की शुरुआत जब फर्स्ट फॉर्म से होगी तो शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होने वाला जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जब सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो उसके जो क्वेश्चन टैग है वो फिक्स्ड है। तो चार ऑप्शंस में आपको या तो विल यू दिया जाएगा या फिर वोंट यू ही दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे। दोनों में से ज्यादातर कोई एक ही दिया जाता है, वही एक आपका आंसर चार में से ऑप्शन में से बन जाएगा। और लेकिन एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगाता है, अब यहां पर भी विल यू है, यहां पर भी विल यू है, तो मैंने आपको कहा कि एक ही दिया जाएगा, इसने तो यही दो बार दे दिया, तो आपको खुद का भी दिमाग लगाना है। यहां क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यही तो दोनों में फर्क है, बाकी तो सब सेम। तो अगर आप इसे आंसर चुन लोगे नंबर 1 को, विल यू क्वेश्चन मार्क, तो ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है, गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर यहां पर बनेगा। फिर आप सोचो कि सर ये तो गलत है, लेकिन अगर वॉन्ट यू में क्वेश्चन मार्क ना होता, यहां तक क्लियर हो गया है, और वॉन्ट यू का क्वेश्चन मार्क हम हटा देते मान लीजिए, तो इस हिसाब से क्या वॉन्ट यू आंसर नहीं बन रहा, वो भी बन रहा है। तो वो क्या आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा इसे, क्यों आंसर नहीं है वॉन्ट यू। यहां आपका जो क्वेश्चन है वो इसे भी आंसर कह रहा है और अब इसे भी, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अब तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं, तो मैंने कहा या तो वॉन्ट यू मिलेगा या विल यू। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन फिर आपको नहीं दिए जाएंगे। विल यू भी आंसर है, बिना क्वेश्चन मार्क के है, वो दे रखा वॉन्ट यू भी। अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि ओनली वन। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ऑप्शन 1 विल यू आंसर है,
या फिर बी ऑप्शन आपको दिया जाएगा ओनली 3, यानी कि ओनली 3, सिर्फ 1 2 ही आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं। फिर सी ऑप्शन आपको दिया जाएगा ईदर 2 और 3, यानी कि या तो सेकेंड आंसर है या फिर थर्ड आंसर है। और क्या दिया जाएगा आपको यहां पर, बोथ 3 एंड 4, यानी कि ये भी आंसर है और फोर्थ भी आंसर। तो कई बार अगर आपको ये दोनों दिए गए तो फिर ऑप्शन पे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर विल यू भी होता है और वॉन्ट यू भी होता है। क्वेश्चन मार्क यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दे रखा है। तो आंसर सेकंड और थर्ड में जो भी आप एक चुन करके लगाओगे वो आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, जो कह रहा है कि या तो 2 या फिर 3, इसे या इसे में से कोई भी एक लगा लो, आपका आंसर रेडी है। तो ऑप्शन पर ऑप्शन अगर मिले तो ऐसे मिलेंगे, नहीं तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। कोई एक ही मिलेगा, फिर विल यू वांट यू दोनों करेक्ट करके नहीं देगा आपको। तो ये तो था कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आपको कैसे चुनना है, ऑप्शन कैसे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप पर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चन टैग्स, मतलब क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस पर आधारित क्वेश्चन टैग्स। अलग अलग टाइप या अलग अलग वेरिएशन आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या क्या है देखिएगा। नंबर 1, रिक्वेस्ट शोइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट बताने वाले यानी कि प्रार्थना बताने वाले, याचिका बताने वाले, या रिक्वेस्ट करने वाले, रिक्वेस्ट को अभिव्यक्ति करने वाले, शो करने वाले सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव हैं, जैसे कि प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ये बन गया। अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये कह रहा है कि कृपा करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो इसमें सबमिट क्या है, V1, और जब सेंटेंस में V1 दिया है, लेकिन यहां पर योर डॉक्यूमेंट, जब सेंटेंस में V1 दिया और सब्जेक्ट है यू, जो कि दिख नहीं रहा, बोला नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा, तो समझ जाइएगा इंपेरेटिव है। तो अगर आपके पास सेंटेंस रिक्वेस्ट शो करने वाला और इंपेरेटिव है तो ध्यान रहे यहां आपके आंसर 2 बनेंगे, जो भी 2 में से अवेलेबल है ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शन में, वही आपका आंसर बन जाएगा। एक तो हो सकता है विल यू क्वेश्चन मार्क के साथ, या फिर आपको दिया जाएगा वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क के साथ। इन दोनों में से जो भी दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया, कोई एक ही दिया जाएगा 4 ऑप्शंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। काइंडली हेल्प योर ब्रदर। अब ये सेंटेंस जो है हमारा, ये भी क्या बता रहा है, काइंडली का यूज हुआ कृपा करके, यानी कि बात हो रही है रिक्वेस्ट की। जब भी रिक्वेस्ट की बात होगी, बात सेंटेंस में इंपेरेटिव की है, तो ज्यादातर इंपेरेटिव्स में आपके पास जो आंसर बनेगा वो विल यू क्वेश्चन मार्क या फिर वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क, इन्हीं 2 में से बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्लीज मूव अ बिट, कृपा करके थोड़ा सा खिसके, कृपा करके थोड़ा सा खिसक जाइए, थोड़ा सा मूव हो जाइए। ऐसे टाइप के सेंटेंस हम ट्रेन्स में, बसेस में, या टैक्सीज में,
या ऑटो रिक्शाज में ऐसी जगह यूज करते हैं जब आपको थोड़ा बैठना होता है, दूसरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं। समझदार लोग तो बिना कहे ही साइड हो जाते हैं जितना हो सकते हैं वो, लेकिन कुछ को बोलना पड़ता, बोलने के बाद भी अगर हो जाए तो भी बहुत अच्छा। तो काइंडली जैसा शब्द है या प्लीज जैसा वर्ड है, ये आपको क्या बता रहे हैं कि एक बंदा दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंपेरेटिव तो है ही वो, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू है वो दिख ही नहीं रहा, तो इंपेरेटिव है। जैसे आपको कंफर्म होता कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग आपके पास दो आंसर आते हैं, या तो विल यू या फिर वॉन्ट यू। जो भी दो में से आपके पास अवेलेबल ऑप्शन दिया है एग्जामिनर ने, वही आप आंसर के तौर पर चुन लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काइंडली गिव मी माई सैलरी। कोई एम्प्लॉय है जो बॉस से, अपने सीनियर से, या जो भी सैलरी इम्पार्ट करते हैं वहां, उनको बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपा करके मुझे मेरी सैलरी दे दें। इसमें भी आप देखेंगे इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव है तो भाई विल यू या वॉन्ट यू, ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। सेम ही है, विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू। मैंने बताया दोनों में से कोई एक दिया जाएगा चार ऑप्शन में, वही आपका आंसर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन पे ऑप्शन दे देता है, ओनली वन, ओनली विल यू या ओनली वॉन्ट यू, इधर विल यू और वॉन्ट यू, बोथ विल यू एंड वॉन्ट यू। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें मैंने बताया ईदर वाला आंसर हमारा फिर बन जाएगा। अगर बात दोनों की होगी तो ईदर वाले पे हमारा आंसर चला जाएगा। तो रिक्वेस्ट अगर कर रहा है तो इस तरीके से आपने डील करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट की ओर, इसी में सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, ऑर्डर शोइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर शोइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आपके पास जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है तो वो ऑर्डर बता रहा है आपके पास, यानी कि रिक्वेस्ट नहीं बता रहा है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे? कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले। ये ऑर्डर बताए चाहे रिक्वेस्ट बताए, आंसर आपके दोनों ही रहेंगे इंपेरेटिव में। विल यू क्वेश्चन मार्क या वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं। पार्क योर कार देयर। देखिए कोई किसी को कह रहा है कि अपनी कार को वहां पार्क करे। अगर इसी सेंटेंस में मैं काइंडली या प्लीज जैसा वर्ड ऐड कर दूं तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे सीधे तौर पर बोला गया पार्क योर कार देयर, अपनी कार को वहां पार्क करे। इसका मतलब कोई किसी को रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा, तो ये एक ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। या फिर किसी ने किसी को कहा ओपन द गेट नाउ, ओपन द गेट नाउ, अभी गेट खोलो। तो किसी ने किसी को कहा गेट खोलो और अभी अभी, इसका मतलब ये ऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप दिस लेटर एट वंस। एट वंस का मतलब फटाफट, जल्दी से, अभी के अभी। लेटर को अभी टाइप करो, तो ये कोई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा किसी से, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है एक बंदा दूसरे को। और देखते हैं, क्लीन माई रूम क्लीन माई रूम फर्स्ट। इसका मतलब हुआ पहले मेरा कमरा साफ किया जाए, पहले मेरा कमरा साफ करो। क्लोज द विंडो एंड सिट हियर। किसी ने किसी को कहा खिड़की को बंद करो और यहां बैठो, तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर जैसा साउंड करने वाला सेंटेंस। तो जब भी ऐसा होगा कि सेंटेंस में ऑर्डर जैसे सेंटेंस आए या ऑर्डर शो करने वाला इंपेरेटिव आए, तो आपके आंसर वही रहेंगे दो, विल यू
या फिर वॉन्ट यू, विल यू या वॉन्ट यू, विल यू या वॉन्ट यू। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पार्क योर कार देयर, वहां अपनी गाड़ी को पार्क करें, तो ये किसी ने किसी को ऑर्डर दे दिया, तो क्या तुम करोगे, क्या तुम नहीं करोगे, ये दोनों ही फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, इसीलिए विल यू या वॉन्ट यू। ओपन द गेट नाउ, अभी के अभी दरवाजा खोलो, गेट खोलो, तो खोलोगे या नहीं खोलोगे, विल यू और वॉन्ट यू, ऑर्डर है। टाइप दिस लेटर एट वंस, फटाफट अभी कभी ये पत्र टाइप करो, तो आंसर गया, क्या तुम करोगे, विल यू और वॉन्ट यू दोनों ही आंसर हैं। जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में, उसको आप आंसर मान लोगे, वही ऑप्शन आंसर बन जाएगा, विल यू चाहे वॉन्ट यू। फिर आ गया क्लीन माई रूम फर्स्ट, पहले मेरा कमरा साफ करो, तो क्या तुम करोगे, विल यू या फिर नहीं करोगे, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे। उसके बाद क्लोज द विंडो एंड सिट हियर, खिड़की को बंद करो और यहां बैठो, तो कुछ कुछ ऐसी साउंड आती है कि भाई मैंने बोला है ये काम करो, ऑर्डर है, करोगे या नहीं करोगे, कुछ कुछ ऐसी साउंड यहां से आती है, तो विल यू या वॉन्ट यू। इस टाइप से आप जब आपके पास सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, तो आप उसे देखेंगे वो ऑर्डर बता रहा है या रिक्वेस्ट, यदि वो ऑर्डर बता रहा है तो आप विल यू वॉन्ट यू ही आंसर करेंगे, रिक्वेस्ट में भी विल यू या वॉन्ट यू ही आंसर होगा। अब इसकी नेक्स्ट वेरिएशन पे बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो वेरिएशन है वो है थर्ड, वो है सजेशन, इसको एडवाइस भी कह सकते हैं, सजेशन भी कह सकते हैं। देखिएगा सजेशन, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है और वहां से पता लग रहा है सजेशन का, या ये कहें कि एडवाइस का पता लग रहा है, तो इस ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। टेक योर मील ऑन टाइम, सबसे पहले सेंटेंस की टोन को समझना है, क्या वाकई ये सजेशन है या एडवाइस है भी या नहीं। क्या कोई किसी को धमकी देगा, देखो अपना खाना समय पर खाओ, धमकी तो है नहीं, तो इसका मतलब ही क्या है, सजेशन है, एडवाइस है। तो जब एडवाइस दी जाए, कोई किसी को सजेस्ट करे, तो फिर आपका आंसर तो सबसे प्रेफरेबल आंसर बनेगा, एक तो वो बात हम यहां पर करेंगे, और अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है जो कि प्रेफरेबल है, तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, ये भी हम बात करेंगे। तो अगर सजेशन या एडवाइस की बात होगी इंपेरेटिव में, तो ध्यान रहे आपका सबसे ज्यादा जिसको आप प्रेफरेंस दोगे, वो जो आंसर बनेगा वो बनेगा वुड यू। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वहां आपको इंपेरेटिव ऐसा दिया गया जो रिक्वेस्ट नहीं बता रहा, ऑर्डर नहीं बता रहा, बल्कि एडवाइस सलाह बता रहा है, और ऑप्शन 4 है आपके पास, यूजुअली 4 ही होते हैं, एसएससी या डीएसएसबी की बात अगर की जाए तो वहां आपने ढूंढना है कि अगर वो सजेशन बताने वाला इंपेरेटिव, तो क्या ऑप्शन में वुड यू अवेलेबल है, यदि वुड यू अवेलेबल है, तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर वालों में तो वुड यू अवेलेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सजेशन और एडवाइस वाले में यदि वुड यू भी एक ऑप्शन है जो अवेलेबल है सही, तो आपका आंसर वुड यू बनेगा, यानी वहां आपका आंसर विल यू और वॉन्ट यू नहीं बनेगा, वो दोनों ही दे रखे हो चाहे। तो बात आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो थर्ड टाइप है, थर्ड वेरिएशन है, वो है सलाह, सजेशन, एडवाइस। यदि कोई इंपेरेटिव इनमें से कोई बताता है और एडवाइस बताता है, सलाह बताता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां जो सबसे सही आंसर माना जाता है, वो माना जाता है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वुड यू, अगर अवेलेबल है तो। यदि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप देखेंगे यहां या तो विल यू या वॉन्ट यू, इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर 4 ऑप्शन में अवेलेबिलिटी विल यू की भी है, वॉन्ट यू की भी है, वुड यू की भी है, तो आंसर प्रेफरेबल आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, वुड यू। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 4,
4 को 4 से गुना करें तो आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 15.6, दूसरा ऑप्शन है 15.7, तीसरा ऑप्शन 15.8 और फोर्थ ऑप्शन है 15.9। यानी कि 16 प्रॉपर दे ही नहीं रखा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? 15.9। तो इसका मतलब 15.9 आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे ही मैं समझा रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा सटीक अच्छा माना जाता है सजेशन वाले केस में, सलाह वाले केस में, वो माना जाता है वुड यू। ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो 4 और 4 को गुना करते हैं तो सबसे सही आंसर तो 16 है। वो ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में नहीं है तो जो सबसे ज्यादा क्लोज है विल यू वॉन्ट यू में से कोई एक होगा, वही आपका आंसर बन जाएगी। आशा करता हूं इसमें समझ आ गया होगा। फिर से आप एग्जाम्पल से समझते हैं, दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान बहुत सारा पानी पिए। बहुत सारा यानी कि समुद्र खाली कर दें आप पानी पी पी के, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं होना और डिहाइड्रेशन भी बॉडी में नहीं जाने देना, आपको होने नहीं देना है उस स्टेट में। तो बहुत सारा पानी पिए, तो इसका आंसर भी आपका सबसे पहला आंसर तो क्या है? यदि अवेलेबल है तो वुड यू। अगर सबसे पहले अवेलेबल है तो 4 ऑप्शन में कहीं पर भी है, तो नहीं अवेलेबल है तो फिर आप में कोई भी एक इनमें दिया जाएगा, या तो विल यू या फिर वॉन्ट यू। जो दिया जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, विल यू या वॉन्ट यू में से। विल यू या वॉन्ट यू में से वो आपका आंसर हो जाएगा, वुड यू यदि अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। दिया गया है गो फॉर अ वॉक, यानी कि घूमने जाया करो। अगर सजेशन इस टाइप का है तो आपको मैंने बता दिया, आपका सबसे सही सटीक आंसर तो क्या होगा? वुड यू। अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो विल यू या वॉन्ट यू, जो भी दोनों में से फिर अवेलेबल है वही आप आंसर के रूप में चुन लेंगे, क्लिक कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो ये था, अगर सजेशन शोइंग एडवाइस शोइंग आपको सेंटेंस इंपेरेटिव में दिया गया तो कैसे क्वेश्चन टैग बनाना है। अब बात करते हैं, अगर जो सेंटेंस है, जो फोर्थ वेरिएशन हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की है, आपके पास जो सेंटेंस है वो एडवाइस भी नहीं है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर क्या है? देखिएगा, अब की बार आपके पास जो सेंटेंस है वो है डोंट वाला। डोंट इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस यदि आपके पास है तो कैसे होगा, तो किस टाइप से आप टैकल करेंगे सिचुएशन को, ये समझते हैं। तो समझते हैं डोंट इंपेरेटिव में क्या होगा। देखिए, डोंट अगर इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो डोंट वाले में क्या करना है हमें? इसका फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स, इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। डोंट वाले में सीधा सा आंसर आपका बनेगा, वो है विल यू, बस विल यू। देखिएगा, एग्जाम्पल है डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, लेट मत होना। और डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना। अब ये दोनों ही सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं? डोंट से। जब भी सेंटेंस डोंट से शुरू होगा, फिक्स्ड है और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ विल यू, और कुछ नहीं बनेगा। ना वॉन्ट यू का ऑप्शन है, ना वुड यू का ऑप्शन है, किसी का भी नहीं, सिर्फ विल यू, दैट इज फिक्स्ड। तो अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है जो डोंट से शुरू होने वाला है, डोंट इंपेरेटिव है, तो बहुत ही फिक्स्ड है आपका क्वेश्चन टैग विल यू, दैट्स ऑल, खत्म। अब इसी वेरिएशन को समझते हैं आगे। फोर्थ के बाद एक और वेरिएशन इसमें आती है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस पर ही बेस्ड होंगे। क्वेश्चन टैग नंबर 5।
देखिएगा नंबर 5। अब नंबर 5 में क्या है, देखिए कुछ एक कई बार क्या होता है, इंपेरेटिव ऐसे बनते हैं कि जनरल केसेस से अलग। शुरुआत हो जाती है लेट से, लेट के बाद आ जाता है अस। अब अस क्या है, बेसिकली अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव। जैसे आई से हम मी बनाते हैं ऑब्जेक्टिवली, दे से देम बनाते हैं ऑब्जेक्टिवली, शी हर हो जाता है, ही हिम हो जाता है प्रोनाउंस में। तो वैसे ही लेट के बाद अस यदि आता है तो क्या चेंज हो जाता है, समझिएगा। अब चेंजेस क्या है, लेट और अस जब आप देखते हैं तो लेट और अस का एक स्पेशल केस बनता है कि अगर सेंटेंस में लेट अस से शुरुआत हो तो देखते हैं एग्जांपल क्या क्या बन सकता है। लेट अस से शुरुआत हो, जैसे लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। एक और लेते हैं ऐसे ही दो चार, लेट अस हेल्प यू, लेट अस हेल्प यू। कई बार लेट को अपोस्ट्रोफी ऊपर वाला कोमा लगा करके ऐसे भी लिख दिया जाता है, लेट अस ना लिख करके लेट्स। तो लेट और अस को जोड़ेंगे तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार इसे ऐसे लेट्स भी लिखा जाता है। लेट्स लिखा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म का यूज किया जाता है, कई बार लेट्स ऐसे भी यूज किया जाता है। तो जब आप लेट्स या लेटस लिखेंगे, ये लिखें अलग अलग या इकट्ठा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन टैग सेम होता है और वो फिक्स होता है। तो लेट अस वर्क फॉर द नेशन, चलो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। लेट अस डेवलप दिस न्यू आइडिया, चलिए इस नए आइडिया को डेवलप करते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे जो शुरुआत है वो लेटर्स या लेट्स, लेटर्स या लेटर्स इन्हीं से हो रही है। तो जब शुरुआत लेटर्स से या लेट्स से हो तो फिक्स्ड क्वेश्चन टैग है, और वो हमेशा क्या होता है आपके पास, वो होता है शैल वी, शैल वी क्वेश्चन मार्क, ये होता है शैल वी, दैट्स ऑल। तो अगर आपके पास सेंटेंस की दो चीजें लेटर्स लेट्स है तो बाद में जो मर्जी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शुरू में लेट और अस है या इकट्ठा लेट्स है, तो ये देखने के बाद में कुछ भी हो कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन टैग यदि आपका बनाना है उस सेंटेंस का जिसकी शुरुआत में लेट्स या लेटर्स है तो सेम बनेगा, चाहे बाद में जो मर्जी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स गो देयर, शैल वी क्वेश्चन मार्क, लेट अस हेल्प यू, शैल वी क्वेश्चन मार्क, लेट्स वर्क फॉर द नेशन, शैल वी क्वेश्चन मार्क, लेट अस डेवलप दिस न्यू आइडिया, शैल वी क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ जब आप लेट और अस से शुरू होने वाला सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो एक ऐसा इंपेरेटिव का वेरिएशन टाइप है जिसका क्वेश्चन टैग फिक्स्ड है, विच इज शैल वी क्वेश्चन मार्क। तो लेटर्स वाला आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात हम यहां पर करते हैं। अब होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि लेटर्स वाला ही आपको दिया जाए, हो सकता है कोई दूसरा दे दिया जाए। तो अगर लेट दिया जाए और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स दिए जाए, अदर से मेरा मतलब क्या है, अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, अस के अलावा भी तो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं भाई। वो क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा, लेट हिम स्टे, लेट हिम स्टे, या फिर लेट देम कम, या फिर लेट रवि आंसर द क्वेश्चन, रवि को प्रश्न का उत्तर देने दें, या फिर लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, या फिर
लेट इट बी टुगेदर, या लेट इट बी बिटवीन अस, लेट इट बी बिटवीन अस। अब यहां ये जितने भी सेंटेंस आप देखेंगे, लेट तो आया बट उसके बाद अस नहीं आया। वो कंडीशन सिर्फ लेट और अस दोनों पे थी कि शैल भी बनेगा फिक्स। लेकिन मैंने कहा लेट के बाद अस के अलावा, अस भी क्या था, एक ऑब्जेक्ट, उसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। मी आ सकता है, देम आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है। लेट रवि, लेट किशन, लेट मैक्स, लेट जूली, लेट राधिका, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो लेट के बाद अगर अस आता है तो शैल भी फिक्स्ड है। लेकिन लेट हिम, लेट देम, लेट रवि, लेट मी, लेट इट, कोई भी लेट के बाद अस के अलावा कुछ भी आए पूरी दुनिया में से, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो शैल भी नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा, विल यू या वॉन्ट यू। अब ये सभी में सेम रहेगा। लेट हिम स्टे, उसे रुकने दो, स्टे करने दो, कोई बात नहीं, ठहर जाने दो, विल यू या वॉन्ट यू। लेट देम कम, उन्हें आने दो, विल यू या वॉन्ट यू। लेट रवि आंसर द क्वेश्चन, विल यू या वॉन्ट यू। लेट मी शो यू समथिंग, विल यू या वॉन्ट यू। लेट इट बी बिटवीन अस, इसे अपने ही बीच में, हमारे ही बीच में रहने दो। अस तो आया, पर देखो ध्यान से, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट पहले आ चुका वो इट है, अस तो बहुत बाद में आया है। तो यहां लेट अस इकट्ठा हुआ ही नहीं। लेट अस इकट्ठा होता शैल बी में जाते, नहीं हुआ तो लेट इट बी बिटवीन अस, तो हम इट के हिसाब से इसको अदर कैटेगरी में काउंट करेंगे। माने लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट आया, अस नहीं आया, तो इसका भी विल यू या वोंट यू क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहां तक हमारा इंपेरेटिव का सारा जो वेरिएशंस थे वो खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। हमने फर्स्ट पॉइंट सीखा था एमंट एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। सेकंड पॉइंट सीखा था कि आई और वी के पहले सिर्फ शैल आएगा। अदर्स कोई सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़कर तो उसके पहले विल और शैल में से सिर्फ विल आएगा, नेगेटिवली है तो वोंट आ जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस जिनका पहला वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जिनका पहला वर्ड THERE देयर है। अब ये एक नई वेरिएशन है, ऐसे सेंटेंसेस जिनका पहला वर्ड क्या है, देयर है, का क्वेश्चन टैग। अब ऐसा जो कोई सेंटेंस है जिसका पहला शब्द क्या है, देयर, तो का मतलब ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन टैग में क्या आता है, देयर आता है। समझिएगा इस बात को। अगर एग्जाम्पल है देयर इज सम वाटर, एक ये सेंटेंस हुआ। और दूसरा सम वाटर इज देयर, एक ये हुआ। दोनों की जो मीनिंग है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, दिखने में बड़ा ही सेम लग रहा है। वही चार शब्द देयर इज सम वाटर फर्स्ट में यूज हुए और वही फोर वर्ड्स सेकंड में भी यूज हुए, लेकिन दोनों में फर्क है। पहला फर्क देखा जाए, इस सेंटेंस की शुरुआत का पहला जो शब्द है, शुरुआत जहां से वो है देयर, लेकिन यहां पर शुरुआत हुई सम से। ये कहता है कि सेंटेंसेस जिनका पहला वर्ड देयर है का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनेगा। ऐसा कोई वाक्य है जिसकी शुरुआत THERE देयर से हो रही है तो क्वेश्चन टैग में देयर ही जाएगा। वो क्या करने जाएगा, क्वेश्चन टैग में कौन जाता है, सब्जेक्ट।
यानी कि ये सब्जेक्ट बनेगा कहां का, क्वेश्चन टैग का। कब, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, देयर से। लेकिन यहां सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, सम से, और सम मेन नहीं है, मेन कौन है, वाटर। तो सेकंड क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन टैग क्रिएट करेंगे तो ध्यान रहे इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वहां देयर नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई, देयर से। तो दोनों का मीनिंग भी लगभग सेम ही है, देयर इज सम वाटर इज देयर। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये इन्वर्जन लगाया गया है। इन्वर्जन का मतलब पुटिंग द एडवर्ब और द कंजंक्शन और वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हाई, टू एम्फसाइज। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं यहाँ, एक ये समझ लीजिए मोटा मोटी, इन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे कभी, एडवर्ब के चैप्टर में आएगा। देयर इज सम वाटर, तो शुरुआत में देयर अगर आएगा, ऐसा कोई वाक्य, कोई भी आपके पास सेंटेंस है जहां शुरुआत देयर से हो, तो वहां क्वेश्चन टैग में भी देयर को भेजना पड़ेगा। शुरुआत में अगर देयर नहीं है तो बाकी आगे देयर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन टैग में देयर ऐसे में नहीं आएगा। तो इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाए देयर इज सम वाटर, तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। अब हम इंपेरेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, विल यू वांट यू जा चुका है, वो पिक्चर खत्म। हम बात करें सिंपल सेंटेंसेस की या नेगेटिव सेंटेंसेस की। देयर इज सम वाटर, तो सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब ये रही। नेगेटिव बनाना है तो इजंट, और मैंने क्या कहा, क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, देयर से, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग इजंट देयर। लेकिन सम वाटर इज देयर में देयर से नहीं बनेगा। वाटर की जो वैल्यू है पहले तो इज को लिख लेते हैं, तो सेंटेंस पॉजिटिव था तो इजंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना। सम वाटर के लिए सब्जेक्ट कौन बनेगा, इट, इसीलिए ये बन गया इजंट इट। तो जब शुरुआत देर से हो तब की बात हम करें तो ऐसे बनेगा, शुरुआत देर से ना हो तब की बात हम करें तो ऐसे बनेगा। अब छोटे छोटे दो तीन सेंटेंस में और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, अगर सेंटेंस है देयर आर टू बॉयज, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, फिर है देयर वर नो चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, फिर है देयर हैज बीन समथिंग, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। लेकिन अगर लिख दिया जाए ही इज देयर, तो देयर तो यहां पर भी आया लेकिन वो शुरू में नहीं आया। तो जब स्टार्टिंग में देयर आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल क्वेश्चन टैग। तो यहां पर आर है, ये पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो हम लिखेंगे आंट और फिर देयर, क्योंकि शुरुआत देयर से हुई तो क्वेश्चन टैग में देयर लिखना पड़ेगा। देयर वर नो, नो ने कैसा बना दिया सेंटेंस को, नेगेटिव, यानी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो देयर वर नो चिल्ड्रन, तो क्या लिख देंगे, वर देयर। देयर हैज बीन समथिंग, तो हैज बीन पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, यहां पर हैजंट देयर, बीन नहीं आएगा, ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही हेल्पिंग वर्ब का इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन टैग के एरिया में। ही इज देयर, तो क्या बन जाएगा, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। तो ये बात हुई कि जब सेंटेंस की शुरुआत ही THERE देयर से हो तो क्या करना है आपने, ये एक अलग ही पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो शुरुआत अगर देयर से है तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग के एरिया में भी आपको जो सब्जेक्ट बनाना है वो देयर को ही बनाना, और कोई सब्जेक्ट नहीं बनने वाला है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जब आप देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है सेंटेंस में वही यूज करेंगे, अपने पास से कोई चेंज आप नहीं करेंगे। हैज दे रखा था हमने हैज का यूज किया, आर दे रखा था हमने आर एज इट इज लगाया, वर दे रखा था तो वर को ही पुट किया। तो अपने आप से अपने हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज नहीं करनी है, नहीं कर सकते आप। क्लियर होगा। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं क्वेश्चन टैग के, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5, somebody nobody
एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। ये कुल मिलाकर के 8 शब्द होते हैं, जिनमें कभी कभार तो बॉडी यानी कि बी और डी वाई शब्द जुड़ जाता है, ठीक है। कभी कभार इनमें वन शब्द जुड़ जाता है, देखिए कभी वन तो कभी बॉडी, ऐसे कर करके ये 8 शब्द बन जाते हैं, सम, एनी, एवरी और नो से। तो ये 8 शब्दों की खास बात है जब क्वेश्चन टैग में हम इनकी बात करते हैं। इनमें खास बात ये है, वैसे तो इनकी वैल्यू होती है सिंगुलर ही की तरह, लेकिन जब इन्हें भेजा जाता है क्वेश्चन टैग के एरिया में, जब इनका यूज क्वेश्चन टैग में किया जाता है, तो ये खुद वहां नहीं जाते, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में खुद काम करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा तो ये खुद नहीं जाएंगे वहां, फिर किसे भेजेंगे? अपने मैनेजर को, जो है दे। अब दे क्या बनेगा? दे बनेगा सब्जेक्ट। किसके लिए सब्जेक्ट बनेगा? इन सभी के लिए, इन सभी के लिए दे सब्जेक्ट बनता। कहां पर? क्वेश्चन टैग के एरिया में। तो सेंटेंस में जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, etc. से हो, इनमें से किसी से शुरुआत हो, 8 में से अगर, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे होगा या दे बनेगा, ये खुद सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। यदि सेंटेंस की शुरुआत somebody, nobody, anybody, everybody से, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर तो खुद इन 8 में से कोई आए, इनमें से कोई भी आ सकता है, 8 के 8 में से, तो इनमें से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट बन के आएगा, तो जनरली तो हमने सीखा है कि भाई सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट उठाओ, उसी को क्वेश्चन टैग के एरिया में यूज कर दो। इनमें ऐसा नहीं हो रहा, ये कहते हैं कि सेंटेंस में तो हम आए हैं और हम सब्जेक्ट्स भी हैं, बट क्वेश्चन टैग में हम नहीं जाएंगे, तो भाई क्वेश्चन टैग में कोई तो सब्जेक्ट चाहिए, ये तो मना कर गए, तो ये अपने मैनेजर को भेजते हैं जिसका नाम है दे। अब दे में और इनमें फर्क क्या आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? इसलिए कि ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे 8 के 8, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे होते हैं सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट बनते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। माने इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन दे कैसा सब्जेक्ट है? दे जो है वो प्लूरल है, दे जो है वो बहुवचन है, ये याद रखना है। खुद सिंगुलर हैं, सेंटेंस में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग के लिए खुद नहीं बनने जाएंगे सब्जेक्ट, दे को भेजेंगे क्वेश्चन टैग के एरिया में, क्षेत्र में, और वहां दे चला तो जाएगा, लेकिन दे कहता है कि भाई साहब आप तो सब सिंगुलर हो और मैं क्या हूं? प्लूरल। तो अब चेंज क्या होता है कि इनके साथ जो वर्ब आई होगी वो इनके अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट ये नहीं गया, दे गया, तो दे के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा। इसका पूरे सार का यही मतलब है कि आप जब इनको यूज करते हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी को,
सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके हिसाब से वो अब आएगी, वो सिंगुलर आएगी। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्वेश्चन टैग में समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी नहीं आता। वहां सब्जेक्ट बनने के लिए इन आठों का जो मैनेजर है, जो कि दे है, वो चला जाता है, जो कि इनकी तरह सिंगुलर नहीं है, तो सब सिंगुलर है, लेकिन दे कैसा होता है, प्लूरल। तो अब वो हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग लेगा, ना कि इनके साथ आई हुई हेल्पिंग वर्ब को अपनाएगा। तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगी, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है वो नहीं चलेगी, उसी हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल वर्जन लगेगा। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं होगा, इस सेंटेंस में ये होंगे 8 में से, और क्वेश्चन टैग में दे होगा। तो समझते हैं कैसे ये सारी चीजें होंगी। देखिएगा, एग्जाम्पल है, somebody is making a noise, somebody is making a noise। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, somebody, nobody, anybody, everybody, इन आठों के लिए सेंटेंस में तो ये खुद सब्जेक्ट है और इनके अकॉर्डिंग वर्ब भी आई है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। जब हमें जरूरत होगी क्वेश्चन टैग बनाने की और वहां सब्जेक्ट की, तो ये किसे भेजेंगे, सब्जेक्ट के रूप में ये भेजेंगे अपने मैनेजर दे को। और जब ये दे को भेजेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आनी है, वो हेल्पिंग वर्ब जो दे के साथ आनी है, वो ये वाली हेल्पिंग वर्ब सूटेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आई। क्यों आई? क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो somebody, nobody, anybody, everybody था, जो कि सिंगुलर था। वहां पर तो दोनों की ठीक बनी, लेकिन यहां पर इन्होंने वेश बदल लिया, ये somebody बन गया दे कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसका प्लूरल वर्जन क्या होता है? इसका प्लूरल वर्जन होता है आर। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? आर, ना कि इज। somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, ये 8 शब्द सेंटेंस में आए, आ गए जी। हेल्पिंग वर्ब इनके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर है ये सारे, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके अकॉर्डिंग इज, डज, वॉज, हैज, कोई भी सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये खुद नहीं जाते, अपने मैनेजर दे को भेजते, तो दे तो प्लूरल, ये सारे सिंगुलर, यानी दे चला तो गया क्वेश्चन टैग के एरिया में, लेकिन उसे हेल्पिंग वर्ब जो अपने पहले लेगा दे, वो ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं ले सकता। क्यों? ये तो सिंगुलर थी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। तो यहां पर हमें इसी दी हुई वर्ब का सिंगल प्लूरल वर्जन यूज करना पड़ेगा। यदि यहां हैज होता, हम हैव यूज करते, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग, दे हैज नहीं, दे हैव लेता है। या वॉज होता, हम वर का यूज करते, दे वर होता है, दे वॉज नहीं होता। अब चूंकि ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आप लेंगे नेगेटिव, इसीलिए यहां पर आप क्या लिख देंगे? आंट दे। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आया, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड द टास्क, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड द टास्क। अब ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन है, इसके लिए यहां पर क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। सभी क्या लेते हैं? दे लेते हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया? आ गया जी। क्वेश्चन कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। कैसा था? सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो इस हैज का प्लूरल वर्जन लगाएंगे, जो क्या हो जाएगा? हैव। अब हैव है सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या लगा देंगे? एन अपोस्ट्रोफी टी। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस। इसमें ध्यान देना कि कैन एक मोडाल ऑक्सिलरी है, जिसका ना कोई सिंगुलर होता ना कोई प्लूरल होता, तो ये तो बराबर काम करेगा। एनीबडी, समबडी, नोबडी के लिए क्या आ गया? दे आ गया। क्वेश्चन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो हम क्या लिख देंगे? कांट। तो कैन, मे, माइट, विल, वुड, ये तो बिल्कुल सेम, मस्ट वगैरह मोडाल्स, सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, एनीवन हो, दे हो, ही हो, सबके साथ। यानी बाकी हेल्पिंग वर्ब तो एनीवन, समवन के केस में, दे के केस में बदलेंगे, लेकिन मोडाल्स चेंज नहीं होंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत हद तक। और इसके बाद में जो हमारा सेगमेंट बचा है क्वेश्चन टैग का, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, और कुछ एक आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे क्वेश्चन टैग पर ही बेस्ड एग्जाम में। तो
चलते चलते एक बहुत मुद्दे की बात, जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो मैं लगभग हर क्लास में आप सभी को कहता हूं कि आप जब ये मुफ्त शिक्षा का फायदा उठा रहे हैं तो हम कब तक आपको उसका बेनिफिट दे पाएंगे। हम फी नहीं चार्ज कर रहे आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपको सीखने को मिले, तो उस नॉलेज को रिटेन करना पड़े, आपको उस नॉलेज को एडवांस में लेना पड़े और हमेशा आपको काम में आती रही है नॉलेज, क्योंकि एग्जाम है सभी का, उसका एक ही तरीका है। आप क्या करेंगे, हमारी जो वीडियोस है उनको लाइक करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक वैसे तो कर लिया होगा, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे हमारे। और आखिरी बात, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये वाला टॉपिक नेक्स्ट कराइए, इस वाले टॉपिक की प्रैक्टिस कराइए, या इस वाले टॉपिक से ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ। आप अगर बताएंगे तो उसमें आपका बेनिफिट है, आप सीख पाएंगे, एक बार में कोई नहीं सीख पाता। तो आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।